हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एस टी हब। इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट 2 पार्ट्स में किया, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। तो अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिए। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और उनके आंसर। फर्स्ट है व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। तो ये पॉइंट्स हमने चैप्टर में भी रीड आउट किए थे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, द बेसिक आइडियल्स ऑफ द बेसिक ऑफ विच वी सिटीजन एस्पायर टू लिव इन आर कंट्री आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आइडियल्स या वो बेस, जैसा कि हम जिस कंट्री में रहना चाहते हैं वैसी कंट्री उसको बना लें, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि कुछ आइडियाज़, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, सपोज करो आप हो। अब आप जैसे घर में रहना चाहते हो और आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको अपने घर के रूल बनाने हैं। तो आप जिस घर में रहना चाहोगे कि भाई मैं आराम से खेलूँ कूदूँ, मुझे कोई टोकने वाला ना हो, तो कुछ ऐसे रूल बनाओगे, है ना। तो कुछ बेसिक आइडियल्स फॉर्म किए जाते हैं जिसमें, और वो सारे जिसमें मेंशन किए जाते हैं जिस कॉपी में, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है कि हम ऐसी रूल्स को उसमें लिख पाएँ जिस कंट्री में हम रहना चाहते हैं, जैसी कंट्री हम बनाना चाहते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट, इट टेल्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका नेचर कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट है टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। और हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका कैसा नेचर है, किस टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है। तो उसके बारे में भी हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इट स्टेट्स अ सेट ऑफ रूल्स। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि अलग अलग लोगों पे बेस होते हैं, ऑन विच पीपल बिलोंग, जिससे लोग बिलोंग करते हैं अपने रिलीजन पे। अलग अलग धर्म के लोग हैं फिर भी वो एक ही मतलब इक्वल हैं, तो उनको जो वो रूल्स हैं उनको मानते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, कम्युनिटी के हों। ठीक है। वो पीसफुली यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो। ठीक है। तो इस टाइप के जो रूल हैं वो भी किस में लिखे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है ये सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके सामने जो है टेबल दी गई है, इसके अंदर 2 पार्ट्स किए गए हैं। इसमें नेपाल की जो हमने स्टोरी रीड आउट की थी उसके बारे में बताया गया, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसमें 1990 में बताया गया जब 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, और इसमें 2015 में जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 35 दे रखा है कि इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो किसके पास थी, किंगडम के पास। ठीक है। पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन द मैजेस्टी। सबसे ऊपर कौन था, मैजिस्ट्री था, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन आर्टिकल 75 में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, नेपाल की, पर्सुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। किसके पास है, लॉ के पास। ठीक है। एंड बी विजिटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके अंदर ये लोग भी नहीं थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह भी। ठीक है। यानी किसके पास मेन पावर, भाई जो राजा था, मेन बंदा उसके पास थी, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के पास है। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमको बताना है। इन आर्टिकल 35 ऑफ द 19 कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल द पावर ऑफ द रूल ऑफ द कंट्री टू सेट रूल्स एंड द मैनेज द कंट्री आर ऑल वेस्टेड इन द किंग ऑफ द कंट्री। मतलब जो भी रूल बनाए जाएंगे, जिस तरीके से उनको सेट किया जाएगा, वो सारा किसके अंडर में था, फर्स्ट किंग ऑफ द कंट्री, जो भी कंट्री का राजा है उसके अंडर में होगा, और मिनिस्टर्स जो उसने अपॉइंट किए होंगे उसके अंडर में होगा। ठीक है। लेकिन ये जो 75 आर्टिकल इन्होंने दिया है 2015 में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेपाल स्टेट जो उसके जितने भी रूल बनाए गए हैं वो किसके अंडर में होंगे, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री विल बी बेस्ड ऑन द लॉज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉ बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग सब कुछ काम होगा। ठीक है। ऑफ द कंट्री अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर्स। अब वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ बनाए जाएंगे, जो भी फॉलो करवाए जाएंगे, उसमें सुपरविजन करने वाले कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है। मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तो हर तरीके से काम होगा, और उसमें हेड कौन था, सिर्फ एक राजा। ठीक है। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, what would happen if there were no restrictions on the power of elected representatives। अगर जो आपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं, अगर उनके पास बहुत सारी पावर है लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, तो उस पावर का मिसयूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग द लीडर। बिल्कुल वहाँ के जो भी, अगर कोई राजा बना है, कोई पीएम बना है, या कोई वहाँ के आसपास जैसे एमएलए बना है, जो भी लोगों ने लीडर, मतलब लोगों ने वोटिंग करके लीडर को जिताया है, तो वो जो गलती है, अगर वो गलत लीडर चुन लिया गया तो गलती लीडर की नहीं है, आसपास के लोगों की है।
है ना, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, उसको चुना है। अब कैसे, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि जो लीडर है वो अपना मिसयूज कर सकता है अपने अथॉरिटी का, जो भी उसके पास है, ठीक है, किसी भी गलत काम के लिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कुछ उसको मतलब सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है, जिससे कि उसकी जो एक्स्ट्रा पावर है, मिसयूज कर रहा है अगर वो पावर को कंट्री के अगेंस्ट में, तो उसको मतलब पनिश किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आइडेंटिफाई करना है आपको माइनॉरिटी के बारे में, कौन भाई माइनॉरिटी है, कुछ सिचुएशन आपको गिवन है इनमें, एंड राइट वन रीजन, और एक रीजन लिखना है दैट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि फर्स्ट है, देखो, इन अ स्कूल विद 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। अब देखो 30 टीचर हैं टोटल स्कूल में, लेकिन उसमें से 20 जो है वो मेल है, तो ये तो मेजोरिटी में हुए, माइनॉरिटी में कौन है, 10 फीमेल टीचर है माइनॉरिटी में, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें फीमेल टीचर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो फीमेल टीचर है उनकी ओपिनियन भी इंपॉर्टेंस रखती हो, है ना, उनके लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप मेजोरिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमेशा किसके हक में जाएगा, मेंस के हक में, मेल के हक में जाएगा, है ना। और हो सकता है कि ये काम करने से जो फीमेल टीचर्स वहाँ पे हैं उनको डिस्कम्फर्ट हो, है ना। नेक्स्ट है, इन ए सिटी 5% ऑफ पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। एक सिटी है जिसके अंदर 5% लोग बुद्धिस्ट हैं, तो बिल्कुल ये कौन है, माइनॉरिटी के लोग हैं, बाकी सारे टोटल 95% वो अलग हो गए, वो मेजॉरिटी में है। अब 5% जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए भी क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट शो की जानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई रूल बनाया जा रहा है, कोई कदम उठाया जा रहा है, तो उनको भी ध्यान में रख के उठाना चाहिए, है ना। माइनॉरिटी में है क्योंकि वो लोग, ठीक है, उनके रिलीजियस बिलीव को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाए, उनको भी डिसीजन लेने के लिए, अपने रिलीजन को मानने के लिए उनकी आज़ादी दी जानी चाहिए, ताकि वो बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकें, है ना, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। एंड अब नेक्स्ट है, इन फैक्ट्री मैथ्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। अब एक फैक्ट्री में मैथ्स लगाया हुई सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन उनमें से 80% लोग जो है वेजिटेरियन है, ठीक है। तो माइनॉरिटी के लोग कौन हो गए, 20% जो कि नॉन वेजिटेरियन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 80% के अकॉर्डिंग लगे। उन्होंने बोला है कि 20% जो नॉन वेजिटेरियन है उनका भी ध्यान रखना जाना चाहिए मैथ्स में, और मैथ्स में दोनों टाइप का फूड बनवाना चाहिए, ताकि दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इजीली अपना भाई खाना खा सकें, ठीक है। नेक्स्ट इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, भाई एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, लेकिन 40 जो हैं वो वेल ऑफ फैमिली से हैं, ठीक है। अब जो 10 रह गए जो अच्छी फैमिली से, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब टीचर को देखना चाहिए कि भाई कोई हमेशा ऐसा काम ना दे कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता रहे, क्योंकि वो तो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना, इतना एक्सपेंसेस वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि भाई उनका क्लास में मजाक उड़े हमेशा। तो टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनका भी माइंड में रख के उसके बाद कोई काम देना चाहिए उनको, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको कुछ कॉलम्स गिवन है, ठीक है। इन कॉलम में आपको एक एक वर्ड दे रखा है, ये रहा, इनके बारे में आपको डिफाइन करना है। फर्स्ट था हमारा फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म हमने रीड आउट किया था, क्या था फेडरलिज्म, इसके अंदर अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट बताई गई है ना, सबकी पावर अलग अलग है। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कंट्री लाइक इंडिया देर आर पीपल लिविंग इन डिफरेंट लेवल्स। अब लोग जो अलग अलग लेवल पे रहते हैं, ठीक है, कोई अलग लेवल पे, कोई अलग लेवल पे, एंड ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न देम। और एक लेवल की गवर्नमेंट उनको कभी भी गवर्न नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल बनाए गए हैं, डिफरेंट लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पंचायती राज जो कि कहाँ पे होता है, गाँव में होता है। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे होती है, स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को सेपरेट किया गया है, 3 ऑर्गन्स बनाए गए हैं उसके। कितने ऑर्गन हैं, 3। कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया था। लेजिस्लेचर क्या करता है, वो क्या करता है, जो लॉज होते हैं उनको बनाता है। एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करवाता है, और जुडिशरी अगर कोई लॉ तोड़ा जाता है तो उसके खिलाफ क्या करता है, पनिश करता है उसको। अब हर ऑर्गन जो होता है उसकी अपनी पावर है, ठीक है, और सबके अपने अपने काम भी हैं। अगर हम देखें कि अगर कोई इनमें से अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, तो जो अदर ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की वो क्या करती हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, और हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पावर है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर अ सेट ऑफ राइट्स, कुछ राइट्स का सेट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफर किए हैं हर पर्सन को, जो भी सिटी में अंदर रहता है सिटीजन, उसको हर पर्सन को ऑफर किए हैं। दीज राइट्स जो हैं इनके अंदर सारे, जैसे राइट टू फ्रीडम भी है, भाई अपना वो आज़ाद रह सकता है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये सारे अलग अलग टाइप के राइट जो हैं जितने भी हैं वो सारे उनको दिए हैं। और अगर
कोई भी दीज राइट्स गिवन एवरी सिटीजन, हर पर्सन को ये राइट दिए गए हैं ऑफ द कंट्री, एंड राइट टू बी कंसिडर्ड एज एन इक्वल, और हर एक पर्सन को इक्वल माना गया है। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी कास्ट, कल्चर या रिलीजन के ऊपर, ठीक है। उनको सबको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बराबर दी जानी चाहिए, और हर पर्सन लॉ के सामने बिल्कुल बराबर है, हमारे कानून के सामने बिल्कुल बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है? एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें लोगों को अधिकार होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, अपना लीडर चुन सकते हैं, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन उन लीडर्स को बना देता है, इट वॉज मेड श्योर दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of caste, color, creed and religion will have the right to elect their leader। और हर पर्सन को, कोई भी सिटीजन हो चाहे आपकी कंट्री के अंदर, चाहे किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, किसी भी बेस पे हो, ये नहीं है कि आप उसके बीच में भेदभाव करेंगे भी उस पर्सन को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार ना हो, ऐसा नहीं होता। हर पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होता है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज में, मतलब वयस्क मताधिकार, हर एक पर्सन को मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। वेयर द राइट टू वोट विल बी गिवन टू ऑल, कि हर पर्सन को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया है, कि हर पर्सन अधिकार रखता है कि वो वोट दे सकता है, बशर्ते कि वो 18 ईयर से ऊपर का हो, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन जो है, इसमें आपको कुछ इंडियन स्टेट्स के नेम बताने हैं जो कि इन कंट्रीज से क्या करते हैं, बॉर्डर से टच होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश देखो अब इसमें कहाँ है, ये जो कंट्री है ये इंडिया की ही छोटी, मतलब लगा सकते हैं एक नमूना उसको बोल सकते हैं, ये है बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश कहाँ से टच होता है? ये क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये ग्रीन पूरा वेस्ट बंगाल होता है, वेस्ट बंगाल से टच होता है, ठीक है। इधर आसाम से टच होता है, और ये जो है ये क्या है? त्रिपुरा, त्रिपुरा से टच हो रहा है। और अगर लिल बिट देखें तो हल्का सा बिहार से लग रहा है कि यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये आप काउंट कर सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है भूटान। भूटान कहाँ पे है? ये वाली कंट्री क्या है? भूटान। अब ये सिक्किम से टच हो रही है, बिल्कुल सिक्किम ये रहा। ये जो है वेस्ट बंगाल का पार्ट आधा यहाँ आ रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल से भी टच हो रहा है, आसाम से टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश से भी टच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेपाल। नेपाल देखो ये वाली जो कंट्री है बड़ी, ये आपको नेपाल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ठीक है। इन 4 स्टेट से टच हो रहा है, तो आप इजीली लिख सकते हो, जो मैंने बोल दिए हैं तो आप सुन के लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोसरी। ग्लोसरी में देखो फर्स्ट है आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, ठीक है। जजमेंट के आगे कोई भी मतलब चीज़ें फिक्स नहीं होंगी, कोई भी रूल, जजमेंट कोई भी फिक्स नहीं होगा कुछ भी, और वो रेफर करता है अलग रूल को जो कि फिक्स ना हो, खुद के बेस पर डिसीजन लेना कि उस टाइम पे क्या चल रहा है, उसको हम बोल देंगे आर्बिट्री, ठीक है। आइडियल, एक गोल या एक प्रिंसिपल जो कि बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल परफेक्ट होता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या होता है? 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी ये। बहुत सारे लोगों ने, गर्ल, लेडीज़ ने, जेंट्स ने, मैन वुमेन सब ने इसमें हिस्सा लिया था। किसके खिलाफ लिया था? ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, कि ब्रिटिश रूल यहाँ से हट जाए, है ना, इसीलिए। और लास्ट में 1947 में क्या हुआ था? हमें आज़ादी मिल गई थी। इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत बड़ा चैप्टर भी बोल सकते हैं इसको, एक बुक भी है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में रीड आउट करेंगे हिस्ट्री की बुक्स में। इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉलिटी। पॉलिटी क्या होता है? ए सोसाइटी, एक सोसाइटी दैट हैज़ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ठीक है। नेक्स्ट सबवर्जन। अब ये क्या होता है सबवर्जन? इन द कॉन्टेस्ट इन दिस चैप्टर इट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? अब ह्यूमन को, लोगों को खरीदना। पहले क्या करते थे लोग? जब गुलाम रखते थे तो लोगों को खरीदते थे, बेचते थे, इधर उधर ले जाते थे, जैसे एनिमल्स को लेके जाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ऑल ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। नेशनल बॉर्डर पे उन लोगों को, मतलब ये लगा लो कि अपनी कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री में कहीं जाके बेच दो, और वहाँ पे वो लोग सिर्फ आपसे काम करवाएं, ठीक है। तो बहुत बुरा होता था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट डिस्कस इन दिस चैप्टर, जो कि इस चैप्टर में डिस्कस हमने किया था, इट रेफर्स टू इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये क्या होता था? इलीगल ट्रेड होता था ह्यूमन बींग्स का, भाई यहाँ से वहाँ खरीद के बेच दिया। तो ये ज़्यादातर बच्चों को या वुमेन्स को ही बेचते थे, ठीक है। नेक्स्ट है टायरनी। इसका मतलब क्या होता है? अत्याचार। द क्रूल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर, मतलब अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज, आप कुछ भी करना चाहो, किसी को भी कितना भी परेशान करना चाहो वो करते थे, तो उसको हम बोलते हैं टायरनी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ यू एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू।